Hello students, welcome to iTube classes. My name is Mayuri Bhagwani and today we will be taking up current affairs of 2021. Here in this video lecture series we are taking up two current affairs each day, and these current affairs are covered through various sources like The Hindu, Indian Express and UPSC magazines of various institutes. So let us begin. Today our topics would be Great Indian Bustard, International Day of Monuments and Sites, and then we will take up a question. So our today's topic is Great Indian Bustard. तो देखिए ये न्यूज़ में इसीलिए था because two great Indian bustards were shot dead at Pakistan's Cholistan desert. तो पाकिस्तान के चोलिस्तान डेजर्ट में दो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को ना सिर्फ शूट किया गया, इसे प्राउडली फोटोज खिंचवा कर न्यूज़पेपर तक में छापा गया, जिससे एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया वर quite shaken and they were quite in anger because ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी है उसे इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है. ओके, अब यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर बताऊं तो देखिए 1960s में जब इंडिया का नेशनल बर्ड चूज किया जा रहा था उस समय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वॉज द टॉप कंटेंडर, लेकिन ये पिकॉक से रेस हार गया. लेकिन फिर भी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के लिए. इनफैक्ट इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घटती गई है उसके बाद से और काइंड ऑफ एक्सटिंक्ट हो रहा है ये. इसकी एक और चीज़ मैं बात करूं तो देखो 1970s के बाद इसकी जो पॉपुलेशन है वो अबाउट 75% से घटी है. ओके, एंड इट इज़ नाउ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेजरली राजस्थान. पहले इसका जो हैबिटेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ करता था, पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा हैबिटेट था इसका, लेकिन अब ये मेजरली इंडिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड है. तो ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है, लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड माना जाता है इसे वर्ल्ड में. ओके, और क्योंकि ये लार्जेस्ट है, इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये सिर्फ कम हाइट तक ही उड़ पाती है, लो लाइन एरियाज तक ही उड़ पाती है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती. तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि पावर लाइंस जो होती हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, उससे इनका कोलिजन हो जाता है जिसके कारण इनकी जान चली जाती है. तो एक रीज़न है इनका, ये मेजर रीज़न है पॉपुलेशन इनकी घटने का. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अपने एक जजमेंट में ये भी कहा था कि इसको रोकने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की डेथ्स को रोकने के लिए थ्रू पावर लाइंस, इन पावर लाइंस को रिप्लेस करके अंडरग्राउंड पावर केबल्स लगानी चाहिए हमें. ठीक है, अब एक बात कर लें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसकी पॉपुलेशन की, तो मेनली इसकी पॉपुलेशन राजस्थान तक रिस्ट्रिक्टेड है और वो भी 100 से कम है. और एक चीज़ जानकर आपको बहुत शौक लगेगा कि ये जो 100 से भी कम पॉपुलेशन है ये 95% पॉपुलेशन है इनकी टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का. ओके, एंड इसकी हैबिटेट की बात करें, देखो हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन स्टेटस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में. किसी भी स्पीसी को अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखें कि हैबिटेट क्या है और प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है. तो हैबिटेट की बात करें तो ड्राई ग्रासलैंड्स में पाई जाती हैं ये, ड्राई ग्रासलैंड्स एंड स्क्रबलैंड्स में जो राजस्थान में अवेलेबल होता है. प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो देखो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी है. ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट पे. 1994 में इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया था. ओके, लेकिन 2011 में IUCN भी मजबूर हो गया इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड टैग देने को. इसको अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है साइट्स के और शेड्यूल 1 में रखा जाता है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के. आपको पता होगा अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ा होगा तो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 जो है उसमें काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है किसी भी स्पीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, नाउ इसकी और बात कर लें तो देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन स्टेटस की बात कर ली हमने. अब हैबिटेट की बात करें तो मेनली ये इंडिया पाकिस्तान दोनों एरियाज में पाया जाता था कुछ समय पहले तक, लेकिन अब इसको रिस्ट्रिक्ट हो गया है इसका हैबिटेट गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड राजस्थान तक. और ये चीज़ फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रोटेक्टेड एरियाज जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तक ही डेडिकेटेड हैं, को ही डेडिकेटेड हैं, वो कौन कौन से हैं. राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क है, गुजरात का नालिया नेशनल सेंचुरी है, कच्छ में है ये, मध्य प्रदेश का करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महाराष्ट्र का
नानाज ग्रासलैंड जो कि शोलापुर में है, और आंध्र प्रदेश का रोलापड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप कोई स्पीसी पढ़ेंगे अपने प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें आपको ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि वो कौन से कैटेगरी में है IUCN की, क्या साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, क्या शेड्यूल कौन से शेड्यूल में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, हैबिटेट क्या है उसका, क्या मेजर फीचर्स हैं उसके, कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ये डे इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि अप्रैल 18 को हर साल इसे UN द्वारा मनाया जाता है। ओके, तो अप्रैल 18 क्योंकि अभी अभी गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। नाउ इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहा जाता है, और ये कौन प्रमोट करता है? इसे प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा। ओके, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है? तो देखो, किसी भी कंट्री में अगर कोई ऐसी लोकेशन है जिसका हिस्टोरिकल, फिजिकल, ज्योग्राफिकल या कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है या यूनिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है UN एंड यूनेस्को के द्वारा एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ऑफिशियली जब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज कर देती हैं किसी भी लोकेशन को, तो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कल्चरल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस है इनकी। ठीक है, और इसे मेंटेन किया जाता है किसके अंतर्गत? इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है, जिसमें 21 मेंबर्स होते हैं, ये 21 मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली। ठीक है, और यही 21 मेंबर्स फिर इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इलेक्ट करते हैं, या जो भी सिलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, वो चीज़ें हो गई। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि किसी भी लोकेशन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलने से उसकी सॉवरेनिटी ख़त्म नहीं हो जाती। मतलब जिस कंट्री के अंदर, जिस स्टेट के अंदर वो लोकेशन है, उसकी सॉवरेनिटी उस पर फिर भी रहेगी। हालांकि उसको कुछ एडेड एडवांटेजेस मिल जाएंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आने से। वो एडवांटेजेस क्या हैं? देखो, इसका एडवांटेज ये है कि लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, तो टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट इसकी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और इसके कारण डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आगे बात बढ़ें, इसकी आगे बात करें तो देखो, इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात कर लें तो देखो, यहाँ पे इंडिया में 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। टोटल कितनी है? 1121। ये सारी कंट्रीज की मिला के हैं, इंडिया में 38 है। और इन 38 में से भी 30 जो है वो कल्चरल हैं, 7 जो है ये नेचुरल हैं, और एक है मिक्स्ड। मिक्स्ड कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। यहाँ आप देख सकते हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क है मिक्स्ड साइट। इन 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के होने के कारण इंडिया 6th कंट्री है ऑफ हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आफ्टर चाइना, इटली, स्पेन, जर्मनी एंड फ्रांस। ओके, और लेटेस्ट एडिशन कौन सा था? जयपुर सिटी था लेटेस्ट एडिशन। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इससे पहले, जयपुर सिटी के पहले भी एक और सिटी थी जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, वो सिटी कौन सी है? ओके, अच्छा, जयपुर सिटी की बात करें तो ये 1727 में राजा सवाई जयसिंह ने इसको फाउंड किया था, और एक वॉल्ड सिटी है, पिंक सिटी भी नाम है इसका। ठीक है, और इसके बारे में हमने ये देख लिया। अब बाकी की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। किसी भी साइट को अगर आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट को पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? देखिए, एक तो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, कौन से ईयर में मेनली उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया था, उसके बाद कौन से जोग्राफिकल इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कल्चर क्या है वहाँ का, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्ट्री अगर उस जगह की कुछ है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक और चीज़, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया या मॉन्यूमेंट्स उस जगह पे हैं। ओके, अब जैसे बात करें सांची स्तूपा की, तो सांची स्तूपा मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इसे 1989 में डाला गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। उसके अलावा ये 12th सेंचुरी तक बुद्धिस्ट सेंटर था, काफ़ी बड़ा सेंटर था बुद्धिस्ट रिलीजन का। इसको अशोका द ग्रेट, यानी कि ग्रेट मौर्यन एम्पायर जो था, उसके एम्परर अशोका ने इसे इस्टेब्लिश किया था, और उसके बाद शुंग डिनास्टी के कई सारे रूलर्स ने इसे मेंटेन किया, डेवलप किया।
ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं रानी की वाव, गुजरात में है ये, और ये मेनली सोलंकी डिनास्टी से बिलोंग करता है। ओके, यहाँ पे मारू गुर्जरा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन या आर्किटेक्चरल बिल्डिंग टाइप का यूज़ हुआ है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं चोला टेम्पल्स में 3 मेजर टेम्पल्स हैं। एक है थंजावुर का टेम्पल बृहदेश्वर, एक है ऐरवटेश्वर टेम्पल, फिर एक है गंगईकोंड चोलापुरम का टेम्पल। ओके, तो इस तरह से आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को पढ़ना है। नाउ मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है हमारा लास्ट वीडियो के ऊपर बेस्ड। फर्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इनिशिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर.वी. गुप्ता कमिटी। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट. Beneficiaries under it include landholding farmers, tenants, SHGs. Yes, this is also right because self-help groups, farmer of poultry, fishery farmers, dairy farmers, सब कुछ included है इसमें। इट शेल ओनली कवर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो देखो जब भी ओनली आता है ना तो मोस्टली, मार्क माई वर्ड्स हियर, मोस्टली ये ओनली वाले स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। तो सिमिलरली ये स्टेटमेंट भी गलत ही है वैसे तो। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं दिया जाता, यहाँ पे और चीज़ों के लिए भी दिया जाता है, जैसे कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, फार्मर के हाउस होल्ड का कंजप्शन हो गया, ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ इसके आंसर है ए, सॉरी फर्स्ट, यानी कि बोथ ए एंड बी, क्योंकि सी ऑप्शन तो गलत है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।